हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, यूपीएससी ईपीएफओ का फ्री कोर्स रिवीजन हमारे चैनल पे चल रहा है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी को हम ख़त्म करने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 के बारे में। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप हमें इंस्टा पे भी टॉपर स्टॉप से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक मीनिंग है क्या। तो देखिए, ग्रेट्युटी जो है वो एक लैटिन वर्ड डेट इज़ ग्रेट्यूटस से बनी है। ग्रेट्युटी का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी एम्प्लॉय की जो एक सर्विस टाइम है वो ख़त्म होता है तो उसको जो एक लंप सम थोड़ा मोटा छोटा मोटा अमाउंट जो पे किया जाता है उसको हम ग्रेट्युटी कहते हैं। जब उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो जाती है उसको ये एक रिट्रायल रिवॉर्ड की तरीके से दिया जाता है कि मतलब आपने हमारे एस्टेब्लिशमेंट में इतने साल सर्विस की तो ये आपका एक तरीके से रिवॉर्ड, और वो रिवॉर्ड किस फॉर्म में है, मॉनेटरी टर्म्स के अंदर है। ठीक है। इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो देखिए, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट जो 1972 का बना था वो इंडिया पार्लियामेंट ने 21 अगस्त 1972 को पास किया था, और ये एनफोर्स्ड हुआ था, मतलब कि एप्लीकेबल हुआ था ये 16 सितंबर 1972 से। ये जो एक्सटेंड करता है लेबर लॉस को इंडिया के अंदर, तो हमारी जितनी भी ओल्ड लेबर लॉस थी ये उनको हमारी कंट्री के अंदर एक्सटेंड करता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का वो ये है कि मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना है एम्प्लॉइज़ को, जो भी फैक्ट्रीज में, ऑयल फील्ड्स में, माइन, प्लांटेशन कहीं भी वर्क कर रहे हैं। किस टाइम पे, जब वो रिटायर हो जाते हैं, उनका रेजिग्नेशन होता है, डेथ होती है, या फिर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से उनके अंदर डिसेबलमेंट आ जाती है, तो उस टाइम जो भी एक मॉनेटरी सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को वो आपका ग्रेट्युटी के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, होल ऑफ इंडिया, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको याद रखना है कि कौन से पार्ट में एक्सटेंड होता है, अप्लाई होती है चीज़। तो होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होती है ये एक्ट, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और अभी भी ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं हो रही है इस टाइम भी, जबकि उसको एक स्पेसिफिकली चेंज कर दिया गया है। सॉरी गाइज, देयर वाज अ इंपॉर्टेंट कॉल, तो इस वजह से मुझे पोज करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में ये अप्लाई होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और ये हर उस शॉप और एस्टेब्लिशमेंट में भी अप्लाई होता है जिसमें 10 या फिर उससे ज़्यादा पर्सनस को एम्प्लॉयड किया जाता है। और इमीडिएटली ये चीज़ देखी जाती है। मान लीजिए कि कोई शॉप और एस्टेब्लिशमेंट है वो अभी बनी और उसका 12 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड में वो 10 से ज़्यादा पर्सनस को हायर करती है, उसको एम्प्लॉय करती है, तो फिर उसके ऊपर ग्रेट्युटी एक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी है कि जैसे ही ये एक्ट किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई होगा तो बाद में वो एस्टेब्लिशमेंट अपने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं उनको अगर कम भी कर देंगी, मान लीजिए उसने शुरू में 12 रखे, ग्रेट्युटी एक्ट जो थी वो उसके ऊपर अप्लाई हो गई, बाद में उसने 8 कर दिए, पर फिर भी जो है उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है ये अप्लाई रहेगी, कोई भी उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, तो ये कंटिन्यू टू बी गवर्न रहेगी यहाँ पे। उसी के साथ आपको याद रखना है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन से या अपॉइंटमेंट से इस एक्ट को बना देती है, उसी दिन से इन्फोर्स हो जाएगी, मतलब कि 16 सितंबर 1972 से ही ये एक्सटेंड हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि एम्प्लॉय का क्या मतलब है। देखिए, एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे एक चीज़ रखता है कि कोई भी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट होल्ड कर रहा है कोई भी पर्सन, तो उसको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसी के साथ जो टीचर होते हैं हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनको एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। जैसे मैं हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, क्योंकि अमेंडमेंट इस एक्ट के अंदर जो बाद में लाया गया था उसके। तो ये वाले दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस सर्विस की। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने क्या बात की कि ग्रेट्युटी उसको दिया जाता है कि जो अपने रिटायरमेंट पे पहुंच गया है, उसने जितनी सर्विस दिया है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 महीना काम करो, 2 महीना काम मत करो, फिर आके आप मांग लो कि मुझे तो ग्रेट्युटी दो अब मेरे रिटायरमेंट पे। तो इस वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सर्विस का प्रोविज़न लाया गया। कॉन्टिन्यूस सर्विस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड सर्विस, कि किसी सर्विस को किसी रोक टोक से बीच बीच में ब्रेक दे के ना लिया गया हो, कंटिन्यू किया गया हो। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दी गई कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि जिसकी वजह से हमें ब्रेक लेना पड़ सकता है, तो इस वजह से कंटिन्यूअस सर्विस के टर्म में ही उन सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया गया। वैसे तो अनइंटरप्टेड सर्विस रहनी चाहिए, पर अगर सिकनेस की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जो है लीव लेनी पड़ रही है, वो है विदाउट ड्यूटी अगर लीव हो रही है, मतलब कि
जैसे स्पेसिफिकली हमें कोई ऐसा अर्जेंट काम आ गया जिसमें हम लीव नहीं दे पाए, पर तो उस लीव को भी यहाँ पे ऐसे नहीं माना जाएगा कि आपने ब्रेक ले लिया, उसको भी एज एन ब्रेक ही कंसीडर किया जाएगा। स्ट्राइक हो रहा है किसी कंपनी के अंदर तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई भी वर्क का जो है सेसेशन हो रहा है, मान लीजिए कि आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है काम करने के लिए, तो अगर मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय के फॉल्ट के बिना कोई भी ब्रेक लिया जा रहा है, अगर वो बीमार हो गया तो उसमें उसका फॉल्ट ही है ना, तो वो कंटिन्यूस सर्विस के अंदर ही माना जाएगा। ठीक है, ऐसी जो सर्विस होती है चाहे वो अनइंटरप्टेड हो या फिर इंटरप्टेड हो, वो जो है इस एक्ट के अंडर काउंट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूटी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली एक जो है कैटेगरी बनाई गई है कि अगर 1 साल के लिए कोई वर्कर जो है किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करता है, तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के टाइप के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस सर्विस का टाइम दिया गया है कि 1 साल के अंदर अगर कोई वर्कर जो है वो 190 डेज के लिए काम करता है, पर अगर वो वर्कर जो है वो किसी माइन के अंदर काम कर रहा है, वो ज़मीन के नीचे जाके काम कर रहा है, तो अगर 1 साल के अंदर उसने 190 दिन भी काम किया तो वो कंटिन्यूस सर्विस मानी जाएगी। वहीं पे अगर कोई वर्कर है वो एक एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है जिसमें कि हफ्ते में 6 दिन से कम काम किया जाता है, तो लेस देन 6 डेज इन अ वीक काम किया जाता है, तो भी अगर वो 190 डेज काम कर रहा है पिछले 1 साल के अंदर, तो उसको कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा। वहीं पे अगर और कोई एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है इन दोनों को छोड़ के, अदर केस आता है, तो उसमें 240 दिन अगर उसने काम किया है पर्सन ने 365 दिन में से, तो उसको कंटिन्यू सर्विस माना जाएगा। ये हमने बात करी 1 साल की। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो 6 मंथ पीरियड के लिए काम करता है, वो एस्टेब्लिशमेंट 6 मंथ्स के लिए चलती है, तो अगर वो उस माइन में काम करता है वही ज़मीन के नीचे जाके, तो 95 डेज़ का उसका कंटिन्यू सर्विस होगा। अगर वो वही एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है जिसमें 6 दिन से कम काम होता है हफ्ते में, तो भी 95 डेज़, और अगर अदर केस है कोई भी अदर एस्टेब्लिशमेंट है तो 120 डेज़ का टाइम पीरियड यहाँ पे माना जाएगा। अब पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी की बात करते हैं कि कब आपको पे किया जाएगा। अगर आपने 5 साल की कंटिन्यू सर्विस की है, उससे पहले बाय चांस किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाती है, वो बात अलग सिनेरियो है। ठीक है, पर अगर उसने 5 साल कंटिन्यू सर्विस की है किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो अब उस एस्टेब्लिशमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अगर मान लीजिए 6ठे साल 7वें साल उसको किसी रीज़न की वजह से वो छोड़नी पड़ भी सकती है, तो उसको ग्रेट्युटी पे करे। ठीक है, अगर डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की, तो उस केस में जो अमाउंट होगा ग्रेट्युटी का, वो उसके नॉमिनी को या फिर जो इसका लीगल हायर होगा उसको दे दिया जाएगा। लीगल हायर में मतलब उसकी सन, डॉटर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, टाइम लिमिट जो होगा, जिस दिन ही उस पर्सन ने अपनी जॉब छोड़ी, जिस दिन उसकी डेथ हुई या डिसेबलमेंट हुई, तीनों ही सिनेरियो में टाइम लिमिट जो है वो 30 डेज़ का दिया गया है। तो जैसे ही 30 दिन पूरे होंगे, जो अमाउंट है ग्रेट्युटी का वो आपको पे करना होगा अपने एम्प्लॉय को। और मैक्सिमम अमाउंट जो पहले रखा गया था यहाँ पे, वो 10 लाख का रखा गया था, बट अब अमेंडमेंट के बाद ये कितना हो गया है, 20 लाख का अमाउंट हो गया है। तो 10 लाख जो है मैंने वो इसलिए रखा कि आपको पुराने पता होना चाहिए। तो अब जो अमाउंट है वो 20 लाख है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे 10 लाख पूछा जाए तो आप 10 लाख पे टिक नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसी के साथ ये कहा गया कि आप ग्रेट्युटी तो पे करेंगे, जो एक पर्सन है वो अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी सके, अपने रिस्क से बचा सके, तो इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एक कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए। तो ये मैंडेटरी होता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में 500 से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे कि आपको कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोवाइड करना ही करना है। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रिस्क्राइब टाइम और प्रिस्क्राइब मैनर में होता है इंश्योरेंस का, और वहीं पे इंश्योरेंस आपको कहाँ से लेना होता है, LIC से लेना होता है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस LIC की होती है, पर उसके बाद जो है आप किसी भी प्रिस्क्राइब इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। एम्प्लॉयर जो है एस्टेब्लिशमेंट के, वो जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो फिर इससे एग्जैम्प्ट हो जाते हैं, उसको कंपलसरी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती है। वो फिर आपके बेनिफिट्स के अंदर आ गए जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। नॉमिनेशन की बात करते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो कैसे नॉमिनेट कर सकता है। तो अगर हर कोई एम्प्लॉय जो है जब वो अपना 1 साल सर्विस में कंप्लीट कर लेता है, तो उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि उसको एक नॉमिनेशन देना पड़े, और वो नॉमिनेशन उसको कितने टाइम पीरियड में देना पड़ेगा, जैसे ही 1 साल पूरा हुआ उसके विदिन 30 डेज नॉमिनेट उसको कोई भी पर्सन करना होगा। नॉमिनेशन जो है वो किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम से हो सकता है, या फिर एक किसी ऐसे पर्सन के नाम से जो कि फैमिली का मेंबर नहीं है। अगर नॉमिनेशन कर रहा है पर्सन और उस टाइम उसकी फैमिली नहीं है, तो वो किसी भी पर्सन के फेवर में वो कर सकता है, अपने फ्रेंड के, अपने लव वन, किसी के भी लिए जो है इसको नॉमिनेशन कर सकता है। और फिर जो अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी है पर जो है वो एक नॉमिनी से ज़्यादा में नहीं की जाएगी। मतलब उसे अपनी वाइफ को भी बना लिया, बेटे को भी बना दिया, बेटी को भी बना दिया, तो जो फर्स्ट नॉमिनी होगा उसको ग्रेट्युटी पे की जाएगी, जो एक्स्ट्रा होंगे उनको पे यहाँ पे नहीं की जाएगी।
होगी, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे देनी होती है पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी के लिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉय जो होता है वो एलिजिबल होता है कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी के लिए एप्लीकेशन को बनाने के लिए, सबमिट करने के लिए। और ऐसा जो कोई भी पर्सन होता है वो राइटिंग में जो है एप्लीकेशन लिखेगा, और जो भी नॉमिनी है वो भी लिख सकता है। उसकी जगह अगर मान लीजिए कि वो पर्सन है वो डिसेबल हो गया है, वो नहीं आ पा रहा है, या फिर जो लीगल हायर होता है उस एम्प्लॉय का, वो भी एप्लीकेशन को लिख सकता है, ठीक है। रिकवरी ऑफ ग्रेट्युटी की बात करते हैं तो जैसे ही किसी पर्सन की एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होती है उसके विदिन 30 डेज जो है एम्प्लॉयर को ग्रेट्युटी पे करनी होती है। अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर है वो फेल हो जाता है कि वो ग्रेट्युटी को पे नहीं कर पाता है प्रिस्क्राइब टाइम में, दैट इज 30 डेज के अंदर जो है, तो कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है वो एम्पावर होती है कि वो एक सर्टिफिकेट कलेक्टर को इशू करे कि आप हमारा जो अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी है उसको प्लीज़ रिकवर करके हमको दीजिए। उसी के साथ जो एम्प्लॉयर होता है उसके ऊपर ये लाइबिलिटी हो जाती है कि अगर आप ग्रेट्युटी को पे नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा उस ग्रेट्युटी के अमाउंट के ऊपर जो भी उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया होगा। उसी के साथ जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो डेट ऑफ एक्सपायरी से शुरू होगा। मतलब मान लीजिए कि आज उसकी टर्मिनेशन हुई थी सर्विस की, उससे 2 महीने बाद आपने ग्रेट्युटी पे की है, तो ये जो 2 महीने का टाइम होगा ना, सिर्फ इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो पीरियड जो होगा और एंडिंग पीरियड होगा एक्चुअल डेट से पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी का, वो इंटरेस्ट भी काउंट किया जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है कि जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो कभी भी अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी को एक्सीड नहीं करेगा, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी है उसी के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। पेनल्टीज़ की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए कि कोई जो एम्प्लॉयर है वो फॉल्स स्टेटमेंट देता है कि उसको पेमेंट ना देनी पड़े, तो उसको 6 महीने की जेल और 10,000 का जो जुर्माना है वो हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए कि वो मतलब कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे रहा पर वो कंप्लाई नहीं करना चाहता एक्ट के साथ, उसको फॉलो ही नहीं करना चाहता, तो उसको 3 महीने से 1 साल की इम्प्रिजनमेंट और 20 साल का फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए वो ग्रेट्युटी पे ही नहीं कर रहा कि मैं नहीं करूंगा, तो उसको 6 महीने से लेकर 2 साल की जेल हो सकती है। तो ये सारी पेनल्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी की, तो देखिए ये जो है एक फॉर्मूला है, इसको आप पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। हाउ इज ग्रेट्युटी कैलकुलेटेड। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले देखा जाएगा 1 महीने का ये कैलकुलेशन किया जाता है, एक तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर जो भी आपकी लास्ट रो मंथली सैलरी है, मान लीजिए कि 15,000 सैलरी थी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ऊपर 15,000 लिख देंगे। अपॉन जो ये क्या हो गया आपका 15,000 इंटू 15 इंटू एक्स, डेट इज एक्स क्या हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर्स इन सर्विस, वो इक्वल हो जाएगा आपका ग्रेट्युटी का। अपोन में हम 26 को करेंगे। 26 को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर 26 दिन अगर आपने काम किया होगा तो वो आपका कंटिन्यूस सर्विस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, योर लास्ट रो मंथली सैलरी अपॉन 26, 26 क्या है डेज है, इंटू 15 इंटू एक्स, एक्स क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल आपने काम किया है, वो आपका ग्रेट्युटी हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप अच्छे से याद रखिए। अब एक चीज़ एक है कि जो हम ग्रेट्युटी को कैलकुलेट करते हैं वो हम 3 तरीके के एम्प्लॉइज़ के लिए करते हैं। फर्स्ट होता है मंथली रेटेड एम्प्लॉय। मंथली रेटेड एम्प्लॉय क्या होता है, जो एक रेगुलर सर्विस में होता है कि हर महीने के बेसिस पे उसको पे कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा आता है पीस रेटेड एम्प्लॉय। पीस रेटेड एम्प्लॉय का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कोई ईंटों की भट्टी है, मतलब कि ईंट कहीं पे बनती है, ब्रिक्स बनती है कहीं पे, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि देख आज तुझे जो है 100 ब्रिक्स बनानी है, ठीक है। तो आपने वो 100 ब्रिक्स बनाई, उसके बेसिस पे आपको दिया गया वो 100 ब्रिक्स आप पूरे दिन में भी बना सकते हैं, आप उसको 1 घंटे में बना सकते हैं। टाइम पीरियड नहीं देखा जाएगा आपका, ये देखा जाएगा कि जो यूनिट ऑफ वर्क आपको प्रोवाइड किया गया है क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उस बेसिस पे आपको जो पे किया जाता है वो पीस रेटेड एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और उसी के साथ जो है एक सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं, मान लीजिए कि कोई मैंगो से रिलेटेड फैक्ट्री है कि मैंगो को छांटना, उनको अलग करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, तो वो एक सीजनल होगी क्योंकि वो समर्स में ही चलेगी। तो ऐसा जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट होता है उसके लिए ग्रेट्युटी अलग तरीके से होती है। तो इन तीनों फॉर्म में हम आगे देखेंगे। तो मंथली रेटेड एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए वही वाला रहता है फॉर्मूला जो ये मैंने अभी बताया, लास्ट रो वेजेस इंटू 50 इंटू 26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये आपका क्या हो गया ग्रेट्युटी हो गया। वेजेस क्या होते हैं, जो लास्ट रो मतलब उसी महीने की होती है। मंथ पीरियड क्या होता है 26 दिन का होता है, और 15 दिन की वेजेस जो होती है वो यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। वहीं पे पीस रेटेड जो होता है उसका भी सेम फॉर्मूला होता है, पर ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है एक पार्ट इंक्लूड किया जाता है एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट किया जाएगा। और जो टोटल वेजेस रिसीव होती है पिछले 3 महीने के
के टाइम पीरियड में उसको कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि पीस रेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, हम पूरे साल का कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसी के साथ जो भी ओवर टाइम वेज उसको दी जाती है, अगर मान लीजिए उसने कुछ ज़्यादा काम कर दिया, उसने 100 ब्रेक्स नहीं 200 ब्रेक्स बना दी, तो उसको ओवर टाइम वेजेस दी गई, तो वो लास्ट राउंड वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ये वाले पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो जो ग्रेट्युटी पे की जाती है उसको 7 डे बेसिस के रेट पे प्रोवाइड की जाएगी हर सीजन के अकॉर्डिंग, जो कि सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर होंगे। तो ये जो है ये एक फ्लो चार्ट है जो अभी तक मैंने आपको समझाया, ये सारा उस फ्लो चार्ट की फॉर्म में ये मैंने इसलिए इंसर्ट कर दिया कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बस इस तरीके से रिविजन कर सकते हैं अपना। तो ये वाली जो पिक्चर है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, PDF में भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वहीं पर एक इनकम टैक्स का एग्जम्पशन देख लेते हैं कि मतलब कि कौन सा एम्प्लॉय जो होता है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, किस पे नहीं लगता है। तो अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो जो ग्रेट्युटी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो होली एग्जम्प्ट होती है, उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। वहीं पे अगर कोई एम्प्लॉय है जो कि ऐसे एम्प्लॉयर से हायर किया गया है जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के अंदर आता है, तो उस टाइम जो उसकी एवरेज सैलरी होती है लास्ट 10 मंथ्स की कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जो होता है उसका जो हाफ होता है उसमें उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है 10 लाख रुपीज़, मतलब कि 20 लाख रुपीज़ अब हो जो है 20 लाख दे दिया जाता है। और एक्चुअली ग्रेट्युटी जो रिसीव होती है तो इनको भी यहाँ पे एग्जाम कर दिया जाता है। इन सिनेरियोज में इनके अलावा एग्जामेशन नहीं मिलती है। और सेम यही चीज़ है जो ये वाला है, सेम यही, बस आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको इनकम टैक्स एग्जामेशन मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। ये वाला जो सारा अभी तक हमने देखा स्टार्टिंग की एक स्लाइड से लेके एंड की स्लाइड तक, ये पूरा इसी के अंदर मैंने समराइज कर दिया है। तो एक बार लास्ट में देख लेते हैं। ग्रेट्युटी फॉर्मूला क्या है, लास्ट ऑन सैलरी इंटू ईयर ऑफ सर्विस इंटू 15 इंटू 26। ग्रेट्युटी न्यू लिमिट क्या है, 20 लाख है। ग्रेट्युटी की एलिजिबिलिटी क्या होती है, 5 साल की सर्विस होती है। क्या जो रूल्स क्या है, ग्रेट्युटी जो है वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी आपको देना ही देना है। और आप उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे कल आपको देखने को मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को बच्चों सॉरी गाइस लास्ट तक देखिए इसको वीडियो को, और तभी आपको बेनिफिट है, वरना जस्ट आप अपने आप को फूल कर रहे हैं, ऐसे पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।